May I come in, sir? Please come. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. बेटर. गजेंद्र जी अपना रोल नंबर बताइए. 210 900 965. वेरी गुड. तो गजेंद्र जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें. सर मेरा नाम गजेंद्र पाटीदार है. मैं शाजापुर जिले का रहने वाला हूँ. मैंने अपनी स्कूली शिक्षा शाजापुर जिले से की है. मैंने अपना स्नातक बायोजियोग्राफी की एवं स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र दोनों ही विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से की है. सेट क्वालिफाई है आपका. जी सर. अच्छा. और आपका ये क्या है, निर्माण प्रशिक्षण किस चीज़ का? जैव निर्माण प्रशिक्षण 2014 में ये क्या किया आपने? बायो फर्टिलाइजर और वर्मी कंपोस्टिंग निर्माण का प्रशिक्षण किया. किस चीज़ का फर्टिलाइजर मतलब कौन सा फर्टिलाइजर बनता था? सर एनिकोबैक्टर, राइजोबियम का, फेनामिना नॉन स्टॉक और सर जो फंगस होती है तो माइकोडर्मा और माइकोराइज, इनसे फर्टिलाइजर बनाए. तो ये लोग अभी इसके प्रति अवेयर क्यों नहीं है? आपका यानी कि जो जैविक खाद है उसके प्रति उतने लोग अवेयर नहीं है, अभी भी रासायनिक खादों का ही उपयोग कर रहे हैं. तो किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है इसके लिए? सर वर्तमान में धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है. वर्तमान सत्र में देखा गया है कि 50% रासायनिक उर्वरक और 50% जैविक उर्वरक का उपयोग करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात किसानों को कही गई थी. इसको किसानों ने अमल किया और निम्नलिखित यूरिया और बायोफैक्टर डीएपी वर्तमान में इसी सत्र में आई है, जिससे लोगों की इसके प्रति सोच बदल रही है. अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ देखी जाती है, किसान लोग हैं बिना किसी यानी कि मिट्टी के परीक्षण के कोई भी खाद उसमें डालते रहते हैं, खास करके जिसमें यानी कि यूरिया खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जबकि देखा जाता है कि कई फसलें ऐसी होती हैं जिसमें यूरिया की आवश्यकता ही नहीं होती है. तो किस तरह से किसानों को यानी कि मिट्टी परीक्षण के लिए प्रेरित किया जा सकता है? सर किसान एक दूसरे के देखा देखी और अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में तो वो अधिक यूरिया और अधिक रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं. नहीं तो हम उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो यानी कि मिट्टी का परीक्षण करवाएं? सर उनको इसके नुकसान के बारे में अवगत कराना चाहिए. जैसे कि हमारा जो पंजाब है वहाँ की के किसानों के बारे में उनको उदाहरण देकर बताना चाहिए कि वहाँ की जो भूमि की उर्वरकता शक्ति है, उन्होंने अधिक उर्वरक के प्रयोग के कारण वहाँ की उर्वरकता शक्ति कम हो गई है. चलिए ठीक है. गजेंद्र जी ये बताइए कि अभी आप प्राइवेट यानी कि कॉलेज में टीचिंग करते हैं और अब आप गवर्नमेंट में यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, जी सर. तो आपका यानी कि उसमें क्या चेंज आपकी लाइफ में आएगा? अभी आप जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं फिर गवर्नमेंट में करेंगे, तो क्या आपके उसमें चेंज आएगा? सर अभी प्राइवेट में जो शिक्षा के जो साधन है उपलब्धता है वो एक सीमित होती है, जबकि शासकीय कॉलेजों में या शासकीय पद पे रहते हुए मुझे कुछ संसाधन जो रहेंगे वो मेरे पास उससे बेहतर किस्म का ज़्यादा होंगे, जिससे मैं आसानी से बच्चों को ज़्यादा उचित तरीके से बता पाऊँ. ठीक है. मेरा लास्ट क्वेश्चन, शाजापुर ज़िले में जो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं किसानों के द्वारा? सर शाजापुर में मुख्यतः जो खरीफ की फसल है वो सोयाबीन है सर. उसके साथ में मक्का, तिल और बागवानी में मिर्ची की खेती की जाती है. और रबी की फसल में सर प्याज, गेहूँ, चना, मसूर और काली सरसों रायड़ा का उत्पादन किया जाता है. अच्छा, किसानों के द्वारा जो केमिकल के यूज़ किए जाते हैं, खास करके जैसे फर्टिलाइजर के रूप में है, पेस्टिसाइड्स के रूप में है, तो उससे यानी कि हमारी जो फसलों को
तो अच्छी उपज हो जाती है। जी सर। लेकिन देखा जाता है कि वो जो फसल आती है उससे यानी कि खाने वाले को हानिकारक प्रभाव होता है। जी तो सर। उनको कैसे रोका जा सकता है कि किसान यानी कि पेस्टिसाइड्स का कम से कम उपयोग करें? जी सर। तो कुछ हानिकारक पेस्टिसाइड होते हैं, जैसे मूंग की दाल में देखा गया है कि जो हरदा जिला है वहाँ पर कैंसर के कुछ उस मूंग की दाल में पेस्टिसाइड के कारण उसमें कुछ परसेंटेज आ गया है उसका। तो इसके लिए उनको उदाहरण देके समझाना पड़ेगा कि इससे बीमारियां होती है और काफ़ी जेनेटिक्स म्यूटेशन भी होता है पेस्टिसाइड के कारण से। जब उनको इसके उदाहरण मिलेंगे तो धीरे धीरे सर इसका उपयोग कम करेंगे। ठीक सर। जैविक कृषि क्या है? जी सर। जैविक कृषि जैविक कृषि में सर जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग करके कृषि की जाती है। तो केवल सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके? जी सर। जैविक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बना हुआ जो खाद होता है उसका उपयोग करके जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहते हैं सर। इसमें सर सूक्ष्म जीव के अलावा जो कृषि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका और भी कुछ फसलें होती है, जैसे आजोला, इसको भी पहले उगाकर उसको मिट्टी में जोत दिया जाता है जिससे उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है। गजेंद्र जी, आप बताइएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड सर जो किसान है उसको अपनी मिट्टी का सैंपल ले जाकर मृदा विभाग में वहाँ जांच करवाता है और वो रिपोर्ट कार्ड बना के देते हैं कि आपकी मिट्टी में पोटेशियम इतना है, नाइट्रोजन इतना है। यदि किसी खास चीज़ की उसमें कमी होती है तो उनको उसके बारे में बताया जाता है। एक अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? माफी चाहूँगा। चलिए आप बताइएगा कि जैसे आपने विषय, जैसे कि आपने डेफ में पढ़ पा रहा हूँ कि आपका केमिस्ट्री विषय है, तो जो कार्बनिक रसायन है उस किसे कहा जाता है? कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं सर उसका उपयोग करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे परिभाषित करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड शामिल हैं, इसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कार्बनिक यौगिक केवल और केवल जीव जंतु में बनते हैं? नहीं समझ में नहीं आ पा रहा। चलिए कोई बात कोई बात नहीं। चलिए आप जैसे IUPAC क्या है? ये नामकरण रसायन शास्त्र में नामकरण प्रयत्न किए सर। क्या फुल फॉर्म होगा इसका? अभी कब से स्टार्ट हुई? सॉरी कोई बात नहीं। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा सर जो उद्योग और वाहन से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें एक जो सल्फर होता है, सल्फर और जो कई उद्योग होते हैं जिनसे निकलने वाले जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो वर्षा के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं और वो वर्षा के रूप में वापस अम्लीय वर्षा के रूप में जमीन पर वापस आता है, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है सर। 7 से कितना कम? कोई बात नहीं। क्या अम्लीय वर्षा में केवल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर का ही योगदान है? और भी चीजें होती हैं जैसे उसमें कुछ मात्रा में लेड, जो गाड़ियों से निकलने वाला जो लेड होता है सर, पेट्रोल के कारण से जो लेड होता है, उद्योग जो होती है, जो कपड़ा उद्योग, पेस्टिसाइड उद्योग का जो धुआं
अदर कंपोनेंट निकलते हैं सर। अम्लीय वर्षा का जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर किस किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा से सर जो मनुष्य हैं और जो पशु पक्षी है, मनुष्यों में सर स्किन एलर्जी वगैरह होती है। यदि जलीय जीव है तो वो जलीय जीव उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनकी कमी आती है। और जो आपने जैसे मेटल नॉन मेटल हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, तो जो खनिज है आपने सुना होगा, खनिज जी सर, किन्हें कहा जाता है और खनिज और अयस्क में क्या अंतर आता है? खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? अयस्क को भूमि से खनन के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें अयस्क जो मेन मेटल होती है उसके अलावा उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल, सोइल के पार्टिकल और कुछ चीज़ और उसमें शामिल होती है। जबकि जो खनिज होते हैं वो प्योर रूप में होते हैं। प्योर रूप में होते हैं। चलिए आगे। जो सॉइल टेस्ट कार्ड है उसमें कितने पैरामीटर हैं? कितने पैरामीटर के द्वारा निर्धारित किया अब ये नहीं पता। अच्छा ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या थोड़ा उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिससे जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लगते हैं। इसको इससे जो समुद्र का जल स्तर है वो थोड़ा उड़ जाता है, इसी को नाम है ग्लोबल वार्मिंग। और एक ग्लोबल वार्मिंग में जो ठंडे देशों में सब्जी उगाने के लिए नहीं, मैं वो वाला नहीं पूछ रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन वाले जिले का नाम बताइए जहाँ कोयला उत्पादन होता है। सिंगरौली में, ठीक है। सोहागपुर, अभी तो ठीक है। अभी हमारी वाइस प्रेसिडेंट किन देशों की यात्रा पे गई हैं? फिलीपींस में गए थे सर। अभी अभी रिसेंट में अभी हमारी वाइस मतलब अभी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो किन देशों की यात्रा पे गई हैं? किस देश की यात्रा पे गई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चक्रवात मोथा जो है उसका नाम किसने दिया है? मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, शाजापुर जिला जो है उसके बारे में कुछ 2 विशेषताएं बताइए। शाजापुर जिले का जो इतिहास है वो एक जिला के उत्पाद में शामिल है। और शाजापुर में कंस वधोत्सव की परंपरा 300 सालों से चली आ रही है। ठीक सर। गजेंद्र जी, ये बताइए मॉजलीस का पीरियडिक लॉ क्या कहता है? जी सर। मॉजलीस पीरियडिक लॉ, जी सर, मोस्टली अब पीरियडिक लॉ जी सर। क्या कहता है? इसमें सर तत्वों को उनके बढ़ते हुए भार के आधार पर रखा गया था सर। चलिए ये बताइए नील बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है? नील बोर का एटॉमिक मॉडल। मॉडल के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करते हुए नील बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रबल संभावना है इसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो जो
इससे जो पिछला मॉडल था उसमें क्या कमियां थी जिसको दूर करने के लिए ये मॉडल लेके आया गया? सर जो रदरफोर्ड थे वो बता नहीं पाए थे कि इलेक्ट्रॉन एक समय के बाद भी वो नाभिक के चक्कर क्यों लगाता है। अच्छा, तो वो एक डिफेक्ट था जिसको दूर करने के लिए ये मॉडल लाया गया। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे ये पता लगाया जा सका? चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट जी। ये इनको ग्रुप डी के एलिमेंट कहा जाता है सर। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो डी ऑर्बिटल में जाता है। कुछ इसमें एलिमेंट्स के वो नाम बताइए इसमें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए ये बताइए पॉलीमर्स क्या होते हैं? मोनोमर के रिपीटेशन से बनने वाली नई यूनिट को पॉलीमर कहते हैं और यह प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है। चलिए, अच्छा इसमें एक और चीज़ आती है हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर्स, वो क्या होते हैं? सर इसमें कुछ इसी मोनोमर में कुछ हेट्रो एटम से जुड़े होते हैं, जैसे कि एजो, नाइट्रोजन, थायो, सल्फर और ऑक्सीजन, ये जुड़े होते हैं सर, इसलिए इन्हें हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फोटोकेमिस्ट्री के लॉज क्या होते हैं? माफ़ी चाहूँगा। चलिए कोई बात नहीं सर। बोर्ड पर आइएगा जल्दी। क्या पढ़ाने वाले हैं आज? कोई भी टॉपिक में। हाँ चलिए पॉलीमर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मार्कर और रखा कोई भी? ये चेंज करना चाहो तो मार्कर चेंज करो।
देखिए गजेंद्र जी, मैंने आपको बोर्ड पर टीचिंग करने के लिए बोला था, आपने बोर्ड पे राइटिंग की है, आपने पढ़ाया तो कुछ है ही नहीं। सॉरी सर। नहीं, तो आपको लिखने से ज़्यादा ज़रूरी था कि आप यानी कि ये जैसे ये फॉर्मूला है इसको आप लिख सकते थे, बकाया चीज़ें तो आप मुंह से बोलने के एक्सप्लेन करते ना, तो एक्सप्लेन तो आपने कुछ किया ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो है ना, आगे से ध्यान रखें इसको। बोर्ड टीचिंग में हमें यानी कि जो भी चीज़ें बोल रहे हैं तो उसको लिख रहे हैं, उसको बोल बोल के लिखते जाएं तो भी चलेगा, लेकिन आपने तो बिल्कुल भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, है ना। और जो इतने बड़े बड़े सेंटेंस आपको वहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि इतना अपने पास टाइम ही नहीं है ना। जो पॉलीमर क्या होता है ये आप एक्सप्लेन कर देते। एग्जाम्पल जैसे पॉलीथीन था, पॉलीथीन का ये आप जो फॉर्मूला लिखा था ना, इथिलीन से यानी कि पॉलीथीन बना, कि बस ये आप उस पर लिख देते हो, है ना। या फिर जैसे स्टार्टिंग में हम ये लिखते हैं कि हम पॉलीमर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें उस पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और फिर उसको इस टाइप से करें। तो बोर्ड टीचिंग की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, है ना। ये जो आपकी हैंड की पोजीशन ये ठीक नहीं है, जैसे आप लॉक करके बैठते हैं ना, ये नहीं, अभी भी सही नहीं है, ऐसे, हाँ ठीक है ना। और आपका कांटेक्ट जो है ना, आई कांटेक्ट, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। मुझे लगता है सर कि सामने वाले को ये ना लगे कि मैं घूर रहा हूँ, इसलिए। नहीं, आपको यानी कि आई कांटेक्ट रखना है। जी सर। और आपको जैसे किसी क्वेश्चन को और मेंबर को भी मतलब सुना रहे हैं तो उसका इंडिकेशन ये एकदम से क्लिक नहीं करता, आपके यहाँ एकदम क्लिक होती है, हल्का सा ऐसे, हल्का सा कि हाँ ठीक, बस एक बार के लिए, है ना, इस तरीके से। जब आप आंसर देते हैं ना तो या तो इधर या दाएं बाएं या ऊपर नीचे ऐसे देखते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट बना करके रखिएगा। हैंड पोजीशन प्रॉपर है, अभी आपकी ठीक है, बीच में आप इस तरीके से लॉक करेंगे अपने हाथों को। और जैसे अभी स्माइल आ रही है ना चेहरे पर, वो स्माइलिंग दिखनी चाहिए, है ना। आपका बहुत नर्वसनेस दिख रही है, घबराहट हो रही है ना। तो नर्वसनेस दूर करना है अपन को, ठीक है। सब्जेक्ट के नॉलेज ठीक है, आपका जो आंसर दिए गए वो ठीक है। आप करंट से, जैसे मैडम ने पूछा था कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं किस देश की यात्रा पर, मतलब करंट का थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, और नहीं पढ़ा है तो पिछले यानी कि 1 वीक से तो कम से कम वो पढ़ लीजिए, और आगे का बराबर पढ़ते चलिएगा। कब है आपका? 21 तारीख को है सर। 21 तारीख को है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक तो अभी अच्छा कर लेंगे वो। ये फर्स्ट मॉक था ना आपका, तो ये आपकी जो यूनिट 1 है ना, इसमें जो प्राचीन काल में रसायन शास्त्र वाला, उसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हर इनके सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। और NEP 2020 का प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए, खास करके कॉलेज स्तर पर, क्योंकि अभी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्कूल का भी पता हो, कॉलेज पे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बस ये है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप करें। आपके रिटन में कितने मार्क्स हैं? रिटन में कितने मार्क्स हैं आपके? रिटर्न 450। मतलब कितने क्वेश्चन सही हैं आपके? अभी ध्यान नहीं रहा। मार्क्स से जो रहते हैं जरूरी रहता है तो। मतलब आपके लगभग 110 जो आप बता रहे हैं ना, तो 440 पे 110 हो गए, दोनों पेपर में मिला के मतलब 112-13 के करीबन हो जाते हैं। नहीं सर, तो दोनों पेपर में मिला के हाँ, दोनों पेपर की बात कर